नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों क्षमा चाहूँगा, थोड़ा आधा घंटा लेट हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने मैसेज पहले डाल दिया था आप लोगों को। अच्छा दोस्तों बताइए, सबने 6 बजे का जो टेस्ट था सबने दिया या नहीं दिया? यस या नो था दोस्तों, यस या नो? आप सभी लोगों ने 6 बजे का टेस्ट आपने दिया या नहीं दिया? यस या नो था दोस्तों। गुड इवनिंग दोस्तों, प्रकाश गोस्वामी गुड इवनिंग, अभिलाषा गुड इवनिंग, कविता कुमारी गुड इवनिंग, धारा जी गुड इवनिंग, आरती जी गुड इवनिंग, सबको दोस्तों वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आ जाइए दोस्तों, एक बार जुड़ जाइए दोस्तों, सारे लोग ओके, जुड़ जाइए। आगे ठीक है। तो दोस्तों गुड इवनिंग दोस्तों, जय श्री कृष्ण है दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? केशव जी गुड इवनिंग दोस्तों, ओके सब लोग दोस्तों वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, ओके सब लोग कैसे हो दोस्तों? आ जाइए ओके। खुशबू जी गुड इवनिंग दोस्तों, संदीप मीणा जी गुड इवनिंग, ओके अभिलाषा जी गुड इवनिंग दोस्तों, सबको दोस्तों देखिए आ जाइए। फिर तो बात करेंगे अपन आगे की ओर। सबसे पहले अपन बात करेंगे, पहला प्रश्न है परिमित यानी फाइनाइट नंबर्स का उदाहरण अपना कि परिमित संख्या का उदाहरण इनमें से कौन सा है। आज अपन डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे जो टॉपिक आपके सिलेबस का उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। परिमित संख्या मित्रों, सबसे पहले तो ये आता है कि परिमित संख्या होती क्या, तो ये समझने की आवश्यकता है कि परिमित संख्या का मतलब क्या होता है। परिमित संख्या वो संख्या होती है दोस्तों जिसको काउंट किया जा सकता है, जिसकी गणना की जा सकती है, जिसको अपन माप सकते हैं, वो परिमित होती है, फाइनाइट होता है। और अपरिमित होती है जिसको मापना संभव नहीं होता, वो अपरिमित कहलाती है। तो यहाँ पर आपकी परिमित संख्या की बात आ रही कि परिमित संख्या का उदाहरण इनमें से कौन सा है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी एन एग्जाम्पल ऑफ ए फाइनाइट नंबर इज, पहला बोले गए शब्दों की संख्या या नंबर ऑफ वर्ड स्पोकन की बात करें तो वो बोले गए शब्दों की संख्या भी, तो आपने कितने शब्द बोले, क्या इनको फाइनाइट करना आपका संबंध है? तो ये अपरिमित होती है, इनफाइनाइट नंबर्स होता है, क्योंकि इनको काउंट करना किसी भी एंगल से संभव नहीं होता। ओके आगे, ओके समुद्र में पानी की मात्रा, भाई समुद्र में पानी की मात्रा कितनी है, ये आपकी अपरिमित संख्या होती है, अर्थात इसको भी फाइंड आउट करना असंभव होता है, इसको भी फाइंड आउट करना असंभव होता है, अर्थात गणना संभव नहीं होती, गणना संभव नहीं है मित्रों के, गणना संभव नहीं है, इसकी भी गणना करना संभव नहीं है। और जिसकी गणना करना संभव नहीं है वो आपकी अपरिमित संख्या होती है, जिसको कैलकुलेट करना दोस्तों अगर ओके आगे तो बात करेंगे आगे। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, बिल्कुल दोस्तों एक कक्षा में कितने विद्यार्थी है इस बात को कैलकुलेट करना हमेशा संभव होता है, यानी कक्षा में विद्यार्थी कितने होंगे इसको फाइंड आउट करना संभव है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को फाइंड आउट करना। आसमान में तारों की संख्या, भाई आसमान में तारों की संख्या, क्या आसमान में तारों की संख्या को गिनना संभव है? तो दोस्तों उसको गिनना किसी भी एंगल से संभव नहीं है, अर्थात उसकी गणना असंभव होती है। और जिन चीज़ों की गणना करना असंभव होता है मित्रों वो आपकी अपरिमित कहलाती है। परिमित संख्या वो होती है जिसको कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसकी गणना की जा सकती है, जिसके बारे में अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये आपके स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत काम में ली जाती है कि सैंपल्स लेते समय संख्याएं कैसे होनी चाहिए, परिमित होनी चाहिए। ओके समग्र में से परिमित संख्याओं के आधार पर ही आप शोध कार्य कर सकते हो, समग्र में से परिमित संख्याओं के आधार पर ही शोध कार्य कर सकते हो, अपरिमित संख्याओं के आधार पर शोध कार्य करना थोड़ा असंभव माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन, प्रतिदर्श, प्रतिदर्श का मतलब सैंपल, प्रतिदर्श का मतलब सैंपल। जैसे मैं कह दूं मित्रों आप लोगों के सामने, यहां पर मैं कह दूं प्रतिदर्श की बात करें, प्रतिदर्श का असर, मैंने अभी कोचिंग लिया, अब कंफ्यूज हूं कि एएसओ एसओ, हाँ बिल्कुल दोनों एएसओ एसओ सारी ये एक ही है, टॉपिक सारे सेम है। ओके अब देखो मित्रों ये आपका एक समग्र होता है, ये आपका एक समग्र है, यानी समग्र की 100 इकाइयाँ, इन समग्र को होता है यूनिवर्स, यूनिवर्स कहा जाता है। समग्र मतलब होता है यूनिवर्स होता है। इस 100 इकाइयों में से अगर मैं 10 या 20 इकाइयों का चयन करता हूं और उनके आधार पर किसी रिजल्ट को फाइंड आउट करता हूं तो ये 10 या 20 क्या कहलाते हैं, आपके सैंपल कहलाते हैं। इनको अपन सैंपल कहते हैं, ये सैंपल के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो 10 या 20 इकाइयों को लेकर यहाँ पर बात करते हैं तो ये सैंपल के अंतर्गत शामिल कहते हैं, इनको अपन सैंपल की परिभाषा में अपन यहाँ पर कंसिडर करते हैं। ओके यहाँ पर इसको कंसिडर किया जाता है। तो ये यूनिवर्स होता है, समग्र होता है। समग्र की 100 इकाइयों में से 10 या 20 इकाइयों का सैंपल जब लेते हैं मित्रों तो यहाँ पर इसको सैंपल कहते हैं। सैंपल का गठन, सैंपल गठन ढांचे का मुख्य सिद्धांत क्या है? पहला प्रायिकता का सिद्धांत,
बिल्कुल दोस्तों, देखो सैंपल इकट्ठा करने के लिए प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत होना जरूरी है, अर्थात प्रायिकता का सिद्धांत होना जरूरी है, अर्थात थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी होना जरूरी है। यानी प्रतिदर्श अनुसंधान प्रायिकता के सिद्धांत पर आधारित होती है, ठीक है, मतलब आधारित मानी जाती है। और प्रायिकता जो होती है वो एक दोस्तों मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। प्रायिकता सिद्धांत किसी अनिश्चित घटना के होने या ना होने पर प्रकाश डालता है। यानी प्रायिकता जो होती है किसी अनिश्चित घटना के घटित होने या ना होने पर प्रकाश डालता है। यदि किसी घटना के होने के अगर बात करें तो किसी घटना के घटित होने या ना होने पर प्रकाश ये डालता है, तो प्रायिकता के आधार पर अपन सैंपल लेते हैं। साथ साथ होता है सांख्यिकीय नियमितता का नियम, जिसको लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी कहा जाता है। लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि सांख्यिकीय नियमितता का नियम होता क्या है। सांख्यिकीय नियमितता प्रायिकता के सिद्धांत पर ही आधारित होती है। ओके, और मैं एक बात कह दूं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो किंग के द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? किंग के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। यानी सांख्यिकीय नियमितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किंग के द्वारा किया गया था। ओके मतलब, जिसमें यह कहा गया था कि यदि बहुत बड़े समूह में रैंडमली आधार पर यथोचित रूप से बड़ी संख्या में से पदों या इकाइयों को चुन लिया जाता है, तो लगभग निश्चित की इन इकाइयों में से औसत रूप से बड़े समूह के सभी गुण आ जाते हैं। उसको सांख्यिकीय नियमितता का सिद्धांत कहा जाता है। यानी दोस्तों, इसमें रैंडमली जब चीज चुनी जाती है, इसमें रैंडम आधार पर चुना जाता है, रैंडमली नंबर को चुना जाता है, रैंडमली सैंपल ली जाती है। और ये कहा जाता है कि जब बड़े समग्र में से जब अपन कुछ इकाइयों को चुनते हैं, तो उन सैंपल में से पूरे समग्र के गुण मौजूद होने की प्रायिकता ज्यादा होती है। उसको सांख्यिकीय नियमितता का सिद्धांत कहा जाता है। जैसे अपन बात करें जुए का खेल हो, बीमा व्यवसाय हो, अपराध, ये कई तरह की बातें हो सकती है। तो सांख्यिकीय नियमितता का सिद्धांत रैंडमली सैंपलिंग पर आधारित होता है, जो ये कहता है मेरे प्यारे साथियों कि अगर ये जो कहता है मित्रों कि अगर एक समग्र में से जैसे मान लो मित्रों, यहां पर मैं कह दूं इस गोले के अंदर मान लो 20 गेंदे हैं। इन 20 गेंदों में से अगर रैंडमली अगर मैं 5-6 गेंदे निकालता हूं, तो इन 5-6 गेंदों में वो सारे गुण होंगे जो इन 20 गेंदों के अंतर्गत होंगे। ये आपका सांख्यिकीय नियमितता का सिद्धांत कहलाता है। इसको सांख्यिकीय नियमितता रूल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी का नियम कहा जाता है। ओके, फिर आता है आपका महांक जड़ता नियम यानी लॉ ऑफ इंटीरियर लॉ, ग्रेट इंटीरियर लॉ जिसको कहते हैं। तो महांक जड़ता नियम सांख्यिकीय नियमितता का उप प्रमेय माना जाता है, जिसके इस नियम के तहत बड़ी संख्या छोटी संख्याओं की अपेक्षा अधिक स्थिर रहती है। यानी इसमें क्या कहा जाता है कि बड़ी संख्याएं जो होती है वो ज्यादा स्थिर होती है छोटी संख्याओं की वजह। ओके, आगे बताइए। अनिल शर्मा कहना चाह रहे सर थ्योरी पढ़ाओ ना, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। बेटा थ्योरी पढ़ा चुका, ये मैं टॉपिक पढ़ा चुका पूरा, ठीक है बेटा, ये टॉपिक सारे हो चुके। आगे तो महांक जड़ता के नियम क्यों? जब कोई चीज पता नहीं हो तो मत बोला करो बेटा, जब कोई चीज नहीं पता हो ना मत बोला करो। और मैंने कहा था कि बाकी जो चीजें बचेगी मैं आपको क्वेश्चनों के माध्यम से सोल्व कराऊंगा। तो आप लोग पहले दोस्तों, आप लोग क्या आज या कल तो कोर्स ज्वाइन करते हो? ये कोर्स चलता है पिछले 1.5 महीने से, और सफलता मिलती है लगातार स्टडी करने के बाद। जब कोई चीज नहीं पता हो तो आप लोग कोई कमेंट या मैसेज मत किया करो, ठीक है। आगे सर मैंने अभी ज्वाइन किया, क्या मेरे टॉपिक हो जाएंगे क्या? वो आपकी इच्छा है दोस्तों, मेरी तरफ से हो गया, आप लोग करो आराम से, क्या दिक्कत है? तो उपयोग सभी दोस्तों सही है। यानी प्रतिदर्श गठन के ढांचे की बात करें तो यहाँ पर सारे सिद्धांत फॉलो करते हैं, अर्थात दोस्तों सैंपल लेने के लिए ये सभी सिद्धांत काम आते हैं। सैंपलिंग के लिए इन सभी सिद्धांतों को फॉलो किया जाता है। ओके मित्रों, आगे। और मित्रों एक बात सुना, तो अब देखो, ओके मित्रों, मैंने कहा मित्रों कि महांक जड़ता नियम, महांक जो जड़ता नियम होता है, ये नियम ये कहता है मेरे प्यारे साथियों, इसमें कहा जाता है कि इस सिद्धांत के कारण ही बड़ी मात्रा के रैंडम सैंपल में अत्यधिक शुद्धता होती है। ये इसका मतलब महांक जड़ता का नियम कहता है कि अगर आप 100 में से अगर केवल आप 20 या 30 इकाइयां लेते हो तो आपका रिजल्ट प्रॉपर तरीके से सही नहीं आएगा। अगर आप प्रॉपर रिजल्ट देखना चाहते हो तो 100 में से कम 70-80 इकाइयों का चयन आपको रैंडमली करना पड़ेगा, तब जाके आपका रिजल्ट अधिक मात्रा में स्थिर रहेगा। यानी महांक जड़ता नियम, देखो इन दोनों नियमों में क्या फर्क है? इनमें फर्क केवल इतना सा है, सांख्यिकीय नियमितता का नियम तो केवल इतना कहता है
कि पूरे समग्र में से आप सभी इकाइयों को चयन मत करो, केवल छोटी मोटी इकाइयों को चयन करो और उसी के आधार पर पूरे समग्र का रिजल्ट आप निकालो। जबकि महांक जड़ता का नियम ये कहता है कि आप समग्र की सभी इकाइयों में से अधिक मात्रा में इकाइयों का चयन करोगे तभी वो रिजल्ट प्रॉपर तरीके से आएगा, अन्यथा रिजल्ट प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा दोस्तों। ओके, आगे महांक जड़ता नियम समझ में नहीं आया। ओके योगेंद्र, मैं ये कहना चाह रहा हूं, महांक जड़ता का नियम ये कहता है कि अगर आप किसी भी कार्य को सही तरीके से करना चाहते हो, किसी भी प्रॉपर तरीके से कार्य को देखना चाहते हो, तो समग्र की सभी इकाइयों को आपको शामिल करना पड़ेगा। यानी बड़ी मात्रा में आपको रैंडम नंबर लेने पड़ेंगे। कम मात्रा में अगर आप रैंडम नंबर लेते हो तो आपका रिजल्ट इतना शुद्ध नहीं होगा। ये महांक जड़ता का नियम कहता है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से रिजल्ट लाना चाहते हो, जैसे सपोज करो मैं इन 100 इकाइयों के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूं, ये मेरा है, इनमें से अगर मैं जितना ज्यादा बड़ा सैंपल लूंगा, जितना ज्यादा तो मेरा जितना बड़ा सैंपल लूंगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, जितना बड़ा रिजल्ट होगा उतना ही बड़ा मेरे सामने क्या आएगा, सैंपल आएगा। अनिल शर्मा फिर कहना चाह रहा है सर एएसओ के लिए है या संगणक के लिए? बेटा जब आपको नहीं पता तो फिर मत बोल। एएसओ और संगणक दोनों का कोर्स दोनों का सेम है, तो आपको किसी को तो पता ही नहीं दोस्तों यार, तुम क्यों इस बेरोजगारी की दुनिया में फॉर्म भरने के लिए भरे हो, क्यों अपने पेरेंट्स के फॉर्म भर रहे हो दोस्तों? आपको यही नहीं पता कि संगणक का कोर्स क्या है और एएसओ का कोर्स क्या है। क्यों दोस्तों 2 लाख लोगों की भीड़ में हो, 250 लोगों की भीड़ में आइए मित्रों, ठीक है, तब समझ में आएगी चीजें दोस्तों। अभी तो आप लोगों के दोस्तों बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर आपको भीड़ में अभी तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। ओके चलिए मित्रों, आपको आगे अब चलते अगले निश्चितता की आगे आगे अपन बात करते हैं तो निश्चितता की स्थिति में निश्चितता की स्थिति में प्रायिकता का मान कितना होता है, यानी प्रोबेबिलिटी का मान कितना होता है। अगर निश्चितता की स्थिति है, सर्टेनिटी की स्थिति है, तो वहां पर दोस्तों वॉल्यूम और प्रायिकता की बात आ जाती है। तो निश्चितता की स्थिति में प्रायिकता का मान कितना होता है। अनिल शर्मा जी का संगणक का कोर्स तो आज ही ज्वाइन किया पे डायरेक्ट ऐप से को। बेटा अनिल शर्मा, हमको ये पता नहीं था कि हमारा अनिल शर्मा नाम का एक स्टूडेंट 6 तारीख को ज्वाइन करेगा, उसके लिए हम वेट करते। कोर्स हमारा पिछले से चला दोस्तों। आगे तो निश्चितता की स्थिति में प्रायिकता का मान कितना होता है, वो हमेशा 1 होता है। ओके, क्योंकि पता है कि मान निश्चित है। लेकिन दोस्तों अनिश्चितता की स्थिति में मान क्या हो सकता है, अनंत हो सकता है। अनिश्चितता की स्थिति में आपका जो प्रायिकता का मान है, प्रोबेबिलिटी का मान है, वो कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर यह आता है। इसका मतलब होता है कि निश्चितता की स्थिति में प्रायिकता का जो मान होता है वो आपको होता है आपका n/n होता है। इसका मतलब समग्र की सभी इकाइयों को निश्चित कर लिया जाता है, तो वहां पर हमेशा प्रोबेबिलिटी का मान कितना होता है, 1 होता है मित्रों के। जबकि अनिश्चितता की स्थिति में प्रायिकता का जो मान होता है, अनिश्चितता की स्थिति में प्रायिकता का जो मान होता है मित्रों, वो कितना होता है, आपका अनंत होता है मित्रों। क्या होता है, अनंत माना जाता है। ओके, ये चीज भी आप लोगों को समझने की आवश्यकता यहाँ पर होनी चाहिए। ओके मित्रों, आगे देखिए मित्रों, फिर आपके सामने और आती है दोस्तों। तो यहाँ पर अपन निश्चितता की स्थिति की बात करते हैं। अगर निश्चितता की स्थिति है तब तो प्रोबेबिलिटी का मान 1 होगा, और अनिश्चितता की स्थिति में आप पर कितना होगा, यहाँ पर अनंत माना जाएगा। आगे अब आता दोस्तों बड़ा ही प्यारा प्रश्न, प्रति चयन के आवश्यक तत्व क्या है। अब सुना मित्रों, कई लोगों को तो दोस्तों कई लोगों को तो ये टॉपिक समझ में आता कि एक होता है आपका प्रतिदर्श। ओके, एक होता है प्रतिदर्श और एक होता है प्रति चयन। दोनों में फर्क क्या होता है, इसको तो बोलते हैं अपन सैंपल, ये तो होता है अपना सैंपल, और ये कहलाती है अपनी सैंपलिंग, ये कहलाती है अपनी सैंपलिंग। दोनों में अंतर सुनिए, ये तो होता है दोस्तों अपना सैंपल और ये होती है अपनी सैंपलिंग। ओके, ये अपना सैंपल होता है और ये होता है दोस्तों आपका समग्र, जिसको यूनिवर्स कहा जाता है, जिसको अपन जिनको अपन यूनिवर्स कहा जाता है, जिसको अपन यूनिवर्स कहा जाता है, ये यूनिवर्स कहलाता है, अपना यूनिवर्स कहलाता है। जैसे सपोज करो मित्रों, अगर क्यों 100 इकाइयाँ हैं, उनमें से अगर मान लो मैंने 30 इकाइयों का चयन किया, तो ये सैंपल है। और ये किस तरीके से किया, किस विधि से किया, कौन सी विधि है, कौन सा तरीका है, कौन सा मेथड है, किस वे से दोस्तों मैंने ये काम किया दोस्तों। ओके, आगे आगे प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन निश्चित तो 1 होगी, अनिश्चित तो दोस्तों कितनी होगी, 0 होगी। ओके मैं तो आगे अनंत होगी। आगे तो इसका मतलब यूनिवर्स में से जो चीज अपन चुनते हैं वो अपने सैंपल कहलाते हैं।
यूनिवर्स में से जो चीज अपन चुनते हैं, जितने आंकड़े हम चुनते हैं वो सैंपल कहलाते हैं, और जिस तरीके से चुनते हैं वो अपनी सैंपलिंग कहलाता है, वो अपना मेथड्स होता है। यानी इसका मतलब है कि इन 100 में से मैंने 30 आंकड़ों को चुना है, तो वो मेरे क्या कहलाएंगे, सैंपल कहलाएंगे। जैसे दोस्तों अभी मेरे 9800 विद्यार्थी आसपास मेरा कोर्स ले चुके हैं। अब इनमें से मेरे को 250 विद्यार्थियों को चुनना है और उनका अलग से मेरे को एक ग्रुप बनाना है। तो मैं किस तरीके से चुनूंगा, कैसे उनका ग्रुप बनाऊंगा, कैसे उनको अलग से पढ़ाऊंगा, उन पर कैसे फोकस करूंगा, ये मेरा तरीका होगा। तो ये 250 तो क्या हो गया, सैंपल, और जो मैं तरीका अपनाऊंगा वो कहलाएगी मेरी सैंपलिंग दोस्तों। ओके बता के तो अपन कह सकते हैं, सुरभि ने कहा सैंपलिंग एक पर्टिकुलर मेथड से सैंपलिंग कलेक्ट करने का एक प्रोसेस। बिल्कुल, सैंपलिंग एक मेथड से सैंपल कलेक्ट करने की एक प्रक्रिया होती है, जबकि सैंपल उसका एक रिजल्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हो गई आपकी एक प्रक्रिया, ओके, और ये हो गया उस प्रक्रिया का परिणाम, ये हो गया आपका प्रक्रिया का परिणाम। ओके, तो सैंपल आपका। अच्छा, प्रतिदर्श क्या होता है, वो हो क्या बात है, प्रतिदर्शज, ये भी एक हिंदी बात है, प्रतिदर्शज, जिसको स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। इसका मतलब इस सैंपल के आधार, मान लो इस 30 में से मान लो मैंने समांतर माध्य निकाला, 5 आया, तो ये 5 क्या है, ये मेरा प्रतिदर्शज है, ये मेरा क्या है, तो प्रतिदर्शज है, ये मेरा प्रतिदर्शज कहलाता है। और इन 100 में से अगर मैंने समांतर माध्य निकाला, मान लो 20 आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये मेरा पैरामीटर कहलाएगा। इसका मतलब पैरामीटर कहूंगा दोस्तों, इसको पैरामीटर कहूंगा दोस्तों के, पैरामीटर इसको कहा जाएगा, ये मेरा पैरामीटर्स कहलाता है। ये सब अपने आप में अलग अलग शब्द होता है। जब समग्र के आधार पर आप सांख्यिकीय मान की गणना करते हो, एक समग्र के आधार पर आप सांख्यिकीय मान की गणना करते हो या सांख्यिकीय चीजों के बारे में हम बात करते हो, तो वो तो पैरामीटर्स कहलाता है। और एक सैंपल के आधार पर आप स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करते हो, वो आपका प्रतिदर्शज कहलाता है। और समग्र में से सैंपल कलेक्ट करने की प्रक्रिया प्रति चयन कहलाती है, उसको सैंपलिंग कहा जाता है। मेरा प्रश्न यहाँ था दोस्तों, यहाँ पर मैंने कहा था कि प्रति चयन के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, मतलब सैंपलिंग के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। अब सुनिए, पहला है प्रतिनिधित्व, मतलब रिप्रेजेंटेशन की बात करें, यानी जो समग्र की सभी विशेषताओं का पूर्ण प्रतिनिधित्व करे। ये एक सबसे पहली बात है कि सैंपलिंग में कहा गया है कि प्रतिनिधित्व का होना जरूरी है। अर्थात इन जो मैंने 100 में से जो मैंने 30 इकाइयां चुनी हैं, उन 30 इकाइयों में पूरे समग्र के गुण मौजूद होने चाहिए। बताओ ये बात सही है गलत है? भाई आपने सैंपल चुना है, उस सैंपल में समग्र की सभी इकाइयों के गुण मौजूद होना जरूरी है। अर्थात उन समग्र की सभी इकाइयों के गुण उसके अंतर्गत मौजूद होना जरूरी है। अर्थात प्रतिनिधित्व का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अर्थात समग्र की इकाइयों में से जो सैंपल हमने चुने हैं, उसके अंदर सारे गुण या समग्र की सभी विशेषताएं उसके अंतर्गत होनी चाहिए। फिर आता है स्वतंत्रता। ओके, कौन सी था? स्वतंत्रता। तो सभी इकाइयां आपस में स्वतंत्र होनी चाहिए, जिससे उनका मान निकाला जा सके। सहजातीयता मतलब समरूपता, सहजातीयता का मतलब समरूपता। कौन सी रूपता? समरूपता अपनी कहलाती है। यानी सहजातीयता समरूपता की बात यहाँ पर आ जाती है, यानी एक ही समग्र से लिए गए प्रतिदर्शों से सहजातीयता का भाव होना चाहिए मित्रों के। और इसके अलावा एक गुण और है, पर्याप्तता। पर्याप्तता मतलब होता है मित्रों कि प्रतिदर्श पर्याप्त होना चाहिए, जिससे आप आसानी से रिजल्ट निकाल सको। तो उसमें पर्याप्तता का भाव होना चाहिए, अर्थात प्रतिदर्श पर्याप्त होना चाहिए। तो ये सारे के सारे गुण उसके अंतर्गत मौजूद होना जरूरी है। ये सारे गुण दोस्तों उसके अंतर्गत मौजूद होना जरूरी माने जाते हैं। तो पर्याप्तता का गुण भी इसके अंतर्गत आना चाहिए। बताइए मित्रों, इस प्रश्न का पूरा पोस्टमार्टम समझ में आया या नहीं आया? देखिए मित्रों, जो टेस्ट सीरीज मैंने शुरू कर रखी है, टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है ना मित्रों, इस दौड़ में अगर आप आगे निकलना चाहते हो ना, तो मेहनत करना शुरू कर लो। क्योंकि मेरे वो बच्चे जो लगातार 1 महीने से पढ़ रहे हैं ना, वो तुमसे लाख गुना आगे निकलेंगे। क्योंकि जो कंटेंट मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ, जो क्लासें तुमको यहाँ से मिल रही है ना, इन क्लासों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कल एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया, सर आपका कोर्स तो राजस्थान की कोचिंग वाले भी पढ़ रहे हैं। मतलब अच्छी बात है। अरे ये तो मेरे को पता है, 2-3 लोग तो मेरे को पता है दोस्तों, जो राजस्थान के अलग अलग कोचिंगों के हैं, वो भी यहाँ पर कोर्स को लेकर पढ़ रहे हैं। ओके, ये तो मेरे को पता है दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, हर बच्चा सक्सेस हो, सभी को शिक्षा मिले, यही मेरा उद्देश्य है। तो पूरा पोस्टमार्टम समझ में आ गया क्या मित्रों अच्छे से? जो रेगुलर बच्चे हैं, जो रेगुलरिटी के साथ देखते हैं, ओके बताओ आगे। ओके, क्लियर सभी को? अभी तो तुम देखते जाओ दोस्तों क्या क्या कारनामे होने वाले, अभी तो तुम देखते जाओ। तो आगे
अगला प्रश्न बना है मेरे प्यारे लाडलो, अगला मैं तो ओके बताओ, अगला प्रश्न, स्वतंत्रता कैसे समझा दीजिए। अरे भैया स्वतंत्रता कैसे कि सभी इकाइयां आपस में स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी एक जैसी नहीं होनी चाहिए। सब काले काले लोगों को ही ले लोगे तो गोरे गोरे लोग कहाँ जाएंगे, सभी गोरे गोरे लोगों को लोगे तो पीले पीले लोग कहाँ जाएंगे। तो काले भी होने चाहिए, गोरे भी होने चाहिए, यानी एक दूसरे से स्वतंत्र होने चाहिए। भाई सैंपल लेते समय एक जैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो अलग होना चाहिए। अगर आपने सभी को एक समान ले लिया तो फिर आप रिजल्ट कैसे निकाल पाओगे कविता कुमारी जी। तो कविता कुमारी थोड़ी बहुत तो स्वतंत्रता उन सैंपल में होनी चाहिए। अगर आपने स्वतंत्रता नहीं रखी तो सैंपल्स का मजा कैसे आएगा, सैंपल का मजा तो नहीं आएगा मेरे लाडलो। अगला प्रश्न भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने। जब प्रतिदर्श में यानी सैंपल में, जब सैंपल में चुनी हुई इकाइयों को, जब सैंपल में चुनी हुई इकाइयों को, जब सैंपल में चुनी गई इकाइयों को पुनः शामिल किया जाता है तो समग्र का आकार कैसा रहता है। तो जब सैंपल में चुनी गई इकाइयों को पुनः शामिल कर दिया जाता है, सर कॉपी पेस्ट पर भी कानून होना चाहिए। अब बढ़ने तो कोई कानून नहीं, ये ऐसे करते रहेंगे। जब क्या होता है कि इस बेरोजगारी की दुनिया में लाखों लोग फॉर्म भरते हैं तो ऑब्वियस बात है, कई तो पता ही नहीं मैंने फॉर्म क्यों भरा, कई तो ये पता नहीं मेरा नाम ये क्यों है, कई तो ये नहीं पता कि मैं करना क्या है। तो दुनिया है दोस्तों, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो जब सैंपल में चुनी गई इकाइयों को पुनः शामिल किया जाता है। ओके आगे, ओके सर इंग्लिश टर्म्स बताइए साथ में। और भाई इंग्लिश टर्म्स साथ में लिखी हुई नहीं है दोस्तों, इसमें मैं क्या बताऊं यार, बताइए कितनी बताऊं यार, तुम्हारे लिए इतना तो कर दिया। तो जब सैंपल में चुनी गई इकाइयों को पुनः शामिल किया जाता है तो समग्र का आकार यानी यूनिवर्सल का आकार स्थिर रहता है, समग्र का आकार डबल हो जाता है, समग्र का आकार बदलेगा। अरे यारो सपोज करो यारो, ये मेरा एक डिब्बा है, इस डिब्बे में मान लो 1 गेंद 2 गेंद 3 गेंद 4 गेंद 5 गेंद 6 गेंद 7 गेंद 8 गेंद 9 गेंद 10 गेंद रखी है। अगर मैं ये गेंद उठा लेता हूँ, बाहर रख देता हूँ, फिर वापस रख देता हूँ, फिर ये उठा लेता हूँ, बाहर रखता हूँ, ये रख लेता हूँ, फिर उठा लेता हूँ, रख लेता हूँ, तो भाई इसमें समग्र का आकार कोई चेंज हुआ क्या दोस्तों, समग्र का आकार चेंज हुआ क्या दोस्तों। ओके आगे, तो इसका मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल का आकार तो आपका बिल्कुल रिमेन कांस्टेंट रहेगा, यानी समग्र का यूनिवर्सल का आकार जो होगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा। अब देखो कविता कुमारी बोली है कि बदल जाएगा। अरे भैया क्यों बदलेगा यारो, क्या बात है, तुम कहाँ ध्यान हो, तुम्हारा ध्यान किधर है दोस्तों, जब मैं इधर हूँ तो तुम्हारा ध्यान किधर है मेरे लाडलो। अरे भाई जब चुनी गई इकाई को पुनः उसके अंदर वापस शामिल कर दिया जाता है तो आपने निकाला फिर डाल दिया, निकाला डाला, इसको बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट यानी रिप्लेसमेंट के साथ आप रैंडम निकाल रहे हो, विथ रिप्लेसमेंट के साथ आप रिप्लेसमेंट के साथ आप क्या कर रहे हो, रैंडम निकाल रहे हो। इसका मतलब आप रिप्लेसमेंट के साथ क्या कर रहे हो, रैंडम, यहाँ पर रिप्लेसमेंट के साथ आप लोग वो चीज़ सुन रहे हो। ओके, तो आपका जाएगा विथ रिप्लेसमेंट के साथ आप लोग ये चीज़ कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि समग्र का आकार क्या रहता है, स्थिर रहता है, समग्र के आकार को स्थिर माना जाता है। ओके मित्रों, आगे आगे क्लियर दोस्तों, यहाँ पर आप लोग समझेगा। तो यहाँ पर समग्र का आकार क्या होता है, स्थिर रहता है, समग्र के आकार को क्या माना जाता है, स्थिरता की श्रेणी में शामिल यहाँ पर किया जाता है। ओके, अगला समष्टि। समष्टि का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका आगे आगे। तो मित्रों मैंने क्या लिखा कि समष्टि, समष्टि मतलब आप जानते हो पॉपुलेशन, इस समझ में समग्र, समष्टि बोल लो, समग्र बोल लो या यूनिवर्स बोल लो, एक ही बात है। समष्टि की वे इकाइयाँ यानी वे यूनिट्स जिनमें समष्टि के अभिलक्षणों के सांख्यिकीय मान होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो मित्रों उसे क्या कहा जाता है, इसका मतलब हो गया कि समष्टि की वे इकाई 100 इकाइयों के अंतर्गत दोस्तों जिनमें वे इकाइयाँ, इनमें से दोस्तों वे इकाइयाँ अपने चुने जिनमें समष्टि के यानी यूनिवर्सल के या पॉपुलेशन के अभिलक्षण की बात करें, उनके कैरेक्टर्स की बात करें, उनका जो सांख्यिकीय मान होता है वो कहलाता है प्राचल। प्राचल को बोलते हैं पैरामीटर, क्या बोलते हैं, पैरामीटर कहा जाता है। इसका मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसको पैरामीटर कहते हैं, इसको पैरामीटर्स की बात करते हैं। यानी इन 100 इकाइयों का आपने अगर मीन निकाला है, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, मीन डेविएशन निकाला है, जो भी कुछ निकाला जाए, मान ये 10 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये सब क्या है, ये सब पैरामीटर्स कहलाते हैं। इन सबको पैरामीटर
पैरामीटर्स कहा जाता है, ये अपने प्राचल कहलाते हैं, इनको पैरामीटर्स की परिभाषा में अपन कंसिडर करते हैं, ये सभी पैरामीटर्स के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो मित्रों मैंने क्या कहा कि जब समष्टि यानी समग्र या यूनिवर्स या समग्र की वे इकाइयाँ, वे यूनिट जिनमें समष्टि के अभिलक्षणों के सांख्यिकी मान होते हैं, अभिलक्षणों के सांख्यिकी मान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके पैरामीटर्स कहलाते हैं। इन सभी को पैरामीटर्स के अंतर्गत अपन शामिल करते थे। ये सारे के सारे आपके मान क्या कहलाते हैं, पैरामीटर्स के पार्ट माने जाते हैं। आगे फिर मैंने आपके सामने एक पॉइंट रखा, वो पॉइंट क्या था कि एक श्रेष्ठ आकलन के, मैंने कहा एक श्रेष्ठ आकलन के मूल्यांकन के लिए क्या जरूरी है। मित्रों एक श्रेष्ठ आकलन के मूल्यांकन के लिए क्या बात जरूरी है, ये बात आ जाती है। तो एक श्रेष्ठ आकलन के मूल्यांकन के लिए कौन सी बात जरूरी है, पहला सबसे पहला होता है दोस्तों अभिन्नता, यानी डिसिमिलरिटी होनी चाहिए मित्रों के। बिल्कुल दोस्तों एक श्रेष्ठ आकलन के लिए दोस्तों उनके बीच में किसी न किसी प्रकार की दोस्तों अभिन्नता का होना जरूरी है। अगर विभिन्नता होगी दोस्तों तब ओके, एक उनमें दोस्तों एफिशिएंसी का होना भी जरूरी है और एक कंसिस्टेंसी का भी होना जरूरी है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं मित्रों कि अगर एक बेस्ट असेसमेंट की बात आ रही है, एक अच्छे आकलन का मूल्यांकन करने के लिए उसके अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से गुणों का होना जरूरी है। तो अभिन्नता का, एक तो अभिन्नता का गुण होना चाहिए, एक उनमें दक्षता और एक संगति का गुण, यानी दोस्तों एक दक्षता और एक संगति का गुण उनमें होना जरूरी है। एक दक्षता या संगति का गुण उनके अंतर्गत मौजूद होना चाहिए। तो एक अभिन्नता, एक दक्षता, एक संगति का गुण उनमें मौजूद होना चाहिए। आगे अगला प्रश्न है, जब समग्र में से, समग्र का मतलब यूनिवर्स में, यानी आपके संपूर्ण समष्टि, यूनिवर्स जिसको कह दो, पॉपुलेशन किसको कह दो, एक ही बात है। एक समग्र में सभी इकाइयों के चुने जाने की समान संभावना हो, तो समान संभावना कौन सी स्थिति में होती है, तो ये कहलाता है दोस्तों संयोग निर्देशन रीति, यानी कॉन्सिडेंस सैम्पलिंग मेथड। एक होता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, एक होती है क्लस्टर सैम्पलिंग और एक होता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो ये कहा, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा भी जाता है और बार बार पूछा जाता है, मैंने खूब बार पढ़ा भी रखा है। जब आपको डिजाइन ऑफ सैम्पलिंग पढ़ा रहा था तब इसके बारे में बताया भी था और आपको बहुत अच्छी चीज़ें आपको समझाया था। ओके, प्रश्न ये था मित्रों कि जब एक समग्र में से, मैंने कहा दोस्तों जब एक यूनिवर्स में से सभी इकाइयों के चुने जाने की अगर समान संभावना हो तो वो विधि कौन सी कहलाती है, उसे अपन कोइंसिडेंस सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। कोइंसिडेंस, ओके, इसको अपन दोस्तों सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी कह सकते हैं। ये अपना सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी कहला सकता है, इसको संयोग सैम्पलिंग मेथड भी कह सकते हैं। दोस्तों आप लोग अपने दिल पर हाथ रख के बताना, सभी लोग दोस्तों, आप सभी को ये जो डेली शाम को 6 बजे जो टेस्ट होता है और रात को 8 बजे इस टेस्ट का जो सॉल्यूशन कराया जाता है, इसमें आपको आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस ये बता दो, इसमें आप सभी लोगों को आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही, ये आप लोग कमेंट करो। अच्छा, इस टेस्ट का सॉल्यूशन आपको डॉक्टर मुकेश पंचली ऑफिशियल ऐप के पेड कोर्स में आपको मिलेगा। वहाँ पर मैंने एक अलग से फोल्डर बना रखा, उस फोल्डर का नाम है टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन। तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पर इस टेस्ट का पूरा सॉल्यूशन आपको मिलता रहता है। तो बताइए दोस्तों, डेली शाम को 6 बजे आप एक टॉपिक का टेस्ट देते हो, उसका 8 बजे मैं सॉल्यूशन कराता हूँ, 10 बजे तुम फिर टेस्ट देते हो, 11:30 बजे उसका सॉल्यूशन कराता हूँ। ये क्रम अब आपका चलता रहेगा, क्योंकि दोस्तों लगभग सेकंड पार्ट में आपको पूरा पढ़ा चुका। अब तो विभिन्न प्रकार के टेस्टों के माध्यम से ही आपको तैयार करना है और आपको एक मजबूत ओके मजा आ रहा है दोस्तों। ओके, बिल्कुल ओके, आगे ओके ओके, थैंक यू। अगला आता है, तो अगला का ओके, मतलब अगला है तो एक कहा था कि सरल, ओके आगे, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन यानी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मतलब कहने का क्या हो गया, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन के लिए विधि काम में ली जा सकती है। कौन सी विधि काम में ली जा सकती है? सुनील कुमार का सर मज़ा आ रहा है, ऐसे डेली टेस्ट भी बिल्कुल दोस्तों, थैंक यू। कविता करिए सर, न्यू हूँ सर, फिर भी मज़ा आ रहा है, थैंक यू, मज़ा आ रहा है, तैयारी मजबूत हो। अरे तैयारी तो तुम देखते जाओ दोस्तों, अब तो तुम देखते हो, अब तो कहना अपने इमेज की बात, अब तो धांसू अपने काम करना है। अभी तो रग में बसा दूंगा, रग के अंदर दोस्तों तुम्हारी आगे। अब देखो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ओके मैं तो आगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात है। तो देखो मैंने कहा कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के लिए विधि काम में ली जा सकती। कौन सी विधि? लॉटरी विधि
यादृच्छिक संख्याओं का प्रयोग। ओके मित्रों, देखो पहली होती है आपकी कौन सी विधि, लॉटरी विधि। एक तो हो गया आपकी लॉटरी विधि, एक हो जाएगा मतलब यादृच्छिक संख्याओं का प्रयोग। तो देखो लॉटरी के माध्यम से भी अपन क्या कर सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं रैंडमली नंबर के आधार पर, जिसका ना टिपेट की तरह। टिपेट का नाम सुना तो, टिपेट संख्या पद्धति, टिपेट संख्या पद्धति, टिपेट संख्या पद्धति जो काम में ली जाती है। तो टिपेट संख्या पद्धति के माध्यम से भी सैंपल ले सकते हैं। ढोल को घुमाकर भी सैंपल लिए जा सकते हैं, तो ढोल को घुमाकर भी सैंपल लिए जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके सही माने जाते हैं। इन सभी पॉइंट्स को अपन सही लेकर यहाँ पर चलते हैं तो आपके सामने आ जाएगा, ये सारे के सारे बिंदु आपके सामने आ जाएंगे। ओके, जिसमें अपन कह सकते हैं एक लॉटरी विधि होती है, एक यादृच्छिक संख्याओं का प्रयोग होता है जिसके लिए टिपेट संख्या पद्धति, टिपेट संख्या पद्धति काम ली जाती है, और एक ढोल घुमाकर पद्धति काम में ली जाती है। ओके, मैं तो आगे ओके, कॉन्फिडेंस लेवल हाई लेवल पर हो गया सर अब तो। सुरभि कह रही है कि बेस्ट टीचर विथ बेस्ट टीचिंग। थैंक यू सुरभि बेटा, थैंक यू सुरभि। क्या आप हमारे समाज, आप तुम्हारे समाज की हो, ठीक है। तुम में से जयपुर का कोई नहीं, क्या तुम जयपुर के, तुम में से कई लोग जयपुर के हो, कम से कम जयपुर का रहता है तो मेरे को चाय पीने का बड़ा शौक है, तो चाय पे तो बुला लिया करो दोस्तों। शाम के टाइम मैं घूमना रहता है, तुमसे मिलना भी हो जाएगा, तुमसे बातचीत हो जाएगी। तो जयपुर में तुम कोई नहीं रहता, कि तुम जयपुर में नहीं रहते कि कोई भी आगे। तो उपरोक्त सभी कहते हैं को झोटपड़ा, हमारा जो जयपुर में झोटपड़ा का इलाका उसके आसपास इलाका, सर मेरा रोंग हो गया, कोई बात नहीं बेटा, रोंग है कोई दिक्कत। इकोनॉमिक ग्रोथ प्लानिंग नहीं पढ़ा है, अरे पढ़ा देंगे भैया, अरे मस्त रहना। वैसे कोई मस्त रहा, इतना सोचा मतलब इतना दिमाग में लगाएगा, इतना दिमाग में लगाएगा क्या आगे लिए में, तो यहाँ तक दिमाग में लगाएगा, अच्छे से देखा अगर कोई दे डाउट है। लोग ठीक है आगे, ठीक है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं ये लॉटरी मेथड आ जाएगा, ये यादृच्छिक संख्याओं का प्रयोग आ जाएगा, और ये ढोल घुमाकर बात आ जाएगी। यहां तक की बात आपके माइंड में सेट हो जाएगी। ओके, अगला प्रश्न, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन का। ओके, मैं तो आगे आगे ओके, थोड़ा थाने में रहता हूँ, थाने में कौन रहता है, अब आगे देखो बेटा, आगे बताया, अब देखो आगे, अब बात नहीं, अब 10 नंबर है कि सरल यादृच्छिक प्रतिचयन का गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है? ओके बेटा, आगे कौन सा गुण नहीं है, मतलब सिंपल रैंडम सैंपलिंग का इनमें से कौन सा गुण नहीं है? सरल यादृच्छिक प्रतिचयन का कौन सा गुण नहीं है? सरल यादृच्छिक प्रतिचयन का इनमें से कौन सा गुण नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा। पहला व्यक्तिगत, अगर व्यक्तिगत की बात होता है, अगर ओके बता के, तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, अर्थ चीज बात कर रहा हूँ तो कि व्यक्तिगत की बात यहाँ पर आ जाती है। मतलब क्या बात आती है? व्यक्तिगत अभिनति से मुक्त। आगे ओके, तो एक तो था तो व्यक्तिगत अभिनति से मुक्त, इसका मतलब फ्री फ्रॉम पर्सनल, यानी इसमें दोस्तों व्यक्तिगत किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। पहली बात, सिंपल रैंडम सैंपलिंग के अंदर दोस्तों व्यक्तिगत एरर होती नहीं है, इसमें व्यक्तिगत एरर नाम की कोई एरर इसमें नहीं होती। ओके, पहली बात तो ये होता है कि व्यक्तिगत अभिनति, अभिनति बायस, यानी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, व्यक्तिगत एरर इसमें नहीं होती। समष्टि के सभी अभिलक्षणों का प्रतिनिधित्व, ये तो इसका गुण होता है। भाई सिंपल रैंडम सैंपलिंग के आधार पर जब सैंपल का चयन अपन करते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग के आधार पर जब सैंपल का चयन किया जाता है तो उसमें समष्टि ऑब्लिक समग्र के सभी अभिलक्षणों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर पाया जाता है, यानी रिप्रेजेंटेशन इसमें देखने को मिलता है। ये भी सही है। लागत और समय में कमी नहीं, दोस्तों ये बात गलत है कि लागत और समय में कम होता है दोस्तों, क्योंकि लागत भी कम लगती है और समय भी कम लगता है, क्योंकि रैंडम के आधार पर निकालते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की दोस्तों ओके बताओ, तो लागत और समय में कमी नहीं, लागत और समय में किसी भी प्रकार की कमी नहीं दोस्तों। क्यों? तो मित्रों मैंने कहा कि लागत और समय में कमी नहीं, परिशुद्धता की मात्रा का सही आकलन जब समष्टि को उनकी विशेषताओं के आधार पर बात आ जाती है मित्रों के आगे। तो देखो यहाँ देखो ना, ये सर ये गलत है, ये गलत टाइप हो रहा है, यहाँ था ये गलत टाइप हो गया था, ये तो अगले क्वेश्चन का क्वेश्चन टाइप कर दिया इसने, ये था परिशुद्धता की मात्रा का सही आकलन। तो यहां पर यह प्रश्न पूछा गया था कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग का कौन सा गुण नहीं है। तो देखो सिंपल रैंडम सैंपलिंग में सबसे पहली बात व्यक्तिगत अभिनति से मुक्त होता है, यानी व्यक्तिगत समस्या इसमें होती नहीं है।
पर्सनल किसी प्रकार की बायस नहीं होती, समष्टि के सभी अभिलक्षणों का प्रतिनिधित्व इसमें देखने को मिलता है, यानी समष्टि के सभी अभिलक्षणों का प्रतिनिधित्व इसमें देखने को मिलता है। और परिशुद्धता की मात्रा का सही आकलन इसमें देखने को मिलता है, यानी परिशुद्धता की मात्रा का इसमें सही प्रकार से आकलन यहाँ पर किया जा सकता है। ओके, अगला प्रश्न, अगला आता है वर्गों में विभाजित किया जाता है। क्या बात है, देखो मैं तो रैंडम सैंपलिंग बताया था आपको, रैंडम सैंपलिंग की बात आती है कि वर्गों में विभाजित किया जाता है, विभिन्न प्रकार के वर्गों में विभाजित करके जब सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं तो कौन सी विधि में ऐसा कार्य किया जाता है जिसमें समग्र की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर कई स्तरों या खंडों में विभाजित करके प्रत्येक स्तर या खंड के आधार पर रैंडम सैंपल के आधार पर सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं, तो वो होता है मित्रों आपका कौन सा, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। ओके, तो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में दोस्तों वर्गों में विजातीय वर्गों को सजातीयता की बात करें तो क्या अगर कह सकते हैं तो अपन कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक विजातीय समष्टि को, इसमें क्या होता है तो अच्छा इसमें होता क्या है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो विजातीय है मतलब अलग अलग कैटेगरी के विजातीय स्तर को, इसमें विजातीय स्तर को किस में बदला जाता है, सहजातीय स्तर में बदला जाता है, यानी विजातीय स्तर को सहजातीय स्तर में कन्वर्ट किया जाता है, विजातीय स्तर को सहजातीय स्तर में बदला जाता है। किसमें, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग की बात करें, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग की बात अपने सामने आती है, तो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग की बात आती है, इसमें क्या करेंगे अपन, विजातीय स्तर को सहजातीय स्तर में बदलने की बात आ जाती है, यानी विजातीय स्तर को सहजातीय स्तर में बदलने की बात आती है। ये प्रश्न का नहीं गुच्छ विधि नहीं होती, गुच्छ विधि अलग होती है, क्लस्टर मेथड अलग होता है, क्लस्टर मेथड की बात अलग होती है मित्रों के आगे। ओके, तो मित्रों देखो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग के अंदर क्या करता है, तो जो विजातीय स्तर था उन विजातीय स्तरों को सहजातीय स्तरों में बदला जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में आया था मित्रों के, यानी जो अलग अलग वर्गों में अलग अलग गुणों वाले जो आंकड़े होते हैं उनको समान गुणों के आधार पर, समान स्तर के आधार पर उसमें बदल दिया जाता है मित्रों के। तो यहाँ पर ये बात आप लोगों के सामने आ जाएगी। अरे क्लस्टर मेथड अलग होता है मित्रों, क्लस्टर मेथड में बहुत से समूहों में बांटा जाता है मित्रों, क्लस्टर मेथड में बहुत से समूह आते हैं। यहाँ पर वर्गों की बात आ रही है मित्रों, जब दोनों आपके साथ हो तो पहली प्राथमिकता स्ट्रैटिफाइड को दी जाती है। ये 100% सत्य है, तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, मैंने समझा रखा और बता रखा दोस्तों, इसके लिए दोस्तों आपको हमेशा बता रखा मित्रों के आगे। क्लियर, तो एक बात को सुनना मित्रों, इसमें क्या कहता है कि जो विजातीय स्तर होता है उस विजातीय स्तर को एक सहजातीय स्तरता के आधार पर बदला जाता है, यानी विजातीय स्तर को एक सहजातीयता के स्तर के आधार पर इसमें बदल दिया जाता है। ओके मित्रों, आगे अगला है मित्रों आपके सामने कि जब किसी कंपनी को दो क्लस्टर में ग्रुप में डिवाइड होते हैं, यहाँ स्टेट में, हाँ बिल्कुल। ओके मित्रों, आगे क्लियर। अब सुनिए दोस्तों, आगे अब देखो तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि दोस्तों यहां पर बात आ रही है कि जब, ओके मैंने कहा जब किसी कंपनी को उत्पादन से पूर्व बाजार का सर्वेक्षण कराना हो तो कौन सी विधि काम में ली जाती है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग काम में नहीं आती, ओके, क्रमबद्ध प्रतिचयन विधि भी काम में नहीं आती, गुच्छ प्रतिचयन विधि भी काम में नहीं आती। तो दोस्तों अपन अगर भौगोलिक क्षेत्र की बात जब आती, भौगोलिक क्षेत्र की बात की जा रही है, बुक की जरूरत का और मैं खुद बैठा हूं आगे। तो मित्रों मैंने क्या कहा कि जब, मैंने कहा दोस्तों जब, यहां पर मैं लिख रहा हूं मित्रों जब किसी कंपनी को उत्पादन से पहले, उत्पादन से पूर्व बाजार का सर्वेक्षण कराना होता है तो दोस्तों क्या करना पड़ता है, उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटना पड़ता है। बता दो कि मान लो कोई कंपनी है, सपोज कोई मुकेश पंचोली यूट्यूब चैनल, मुकेश पंचोली ऑफिशियल चैनल है। अगर मित्रों मान लो मेरे को उत्पादन कोई कोर्स लॉन्च करने से पहले मेरे को बाजार का सर्वे कराना है कि अभी आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आने वाली है या फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है या सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, तो मैं क्या करूँगा, सभी को अलग अलग कैटेगरी में बांट दूंगा, यानी उसका एक स्तर बना दूंगा मित्रों जिसको स्ट्रैटिफाइड कहा जाता है, यानी उसको अपन स्ट्रैटिफाइड कहेंगे, यानी स्तरित प्रतिचयन कहेंगे, यानी उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाएगा। सबसे पहले तो सभी डेटा को इकट्ठा कर लिया जाएगा। जैसे सपोज करो मैंने सर्वे किया और 100 विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लिया, बाद में
पता लगा कि कोई ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहा है, कोई ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहा है, कोई आरपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई दोस्तों एएसओ की तैयारी कर रहा है, कोई दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो इन सभी को मैं एक सहजातीय स्तर के आधार पर कन्वर्ट कर दूंगा, तो वो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग कहलाता है। ये प्रश्न एग्जाम में बनता है और हूबहू एग्जाम में घूम फिर के बनते रहता है, खूब बनते रहता है। तो मित्रों, मैंने यही तो कहा कि जब भी किसी कंपनी को अपने उत्पादन से पहले ही बाजार का सर्वेक्षण करना हो, बाजार का सर्वे कराना हो, तो कौन सी विधि काम में ली जाएगी? तो वहां पर स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड काम में लिया जाएगा। अर्थात दोस्तों वहां पर इस विधि का प्रयोग वहां पर किया जाएगा, इस विधि का प्रयोग वहां पर किया जाएगा, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड वहां पर काम में लिया जाएगा। ओके, तो मित्रों मैंने बताया कि जब किसी कंपनी को उत्पादन से पहले बाजार का सर्वेक्षण कराना होता है मित्रों, तो उसमें से कौन सी विधि काम में ली जाती है, कौन सी रीति काम में ली जाती है? वहां पर स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड काम में लिया जाता है। आगे, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का दोष नहीं है भाई, इसका दोष कौन सा नहीं है? अधिक लागत, भाई लागत तो आती जाती है, लागत तो आती है। लागत ज़्यादा इसलिए आती है क्योंकि एक तो सभी डेटा को इकट्ठा करना, फिर उनको सहजातीयता के स्तर के आधार पर बदलना और फिर उनका रिजल्ट निकालना, तो लागत तो ज़्यादा आती है। योग्य और निगुण पर्यवेक्षकों का अभाव, बिल्कुल ये भी होता है कि एक तो योग्य सुपरवाइजर नहीं होते, इन योग्य और दोस्तों क्वालिफाइड सुपरवाइजर का अभाव होता है। क्रमबद्ध त्रुटि होती है, इनको क्रमबद्ध के समरूप इकाइयों का समावेश, दोस्तों ये तो उल्टा दोस्तों क्या है, इसका गुण है। समरूप इकाइयों का दोस्तों समावेश, ये तो इसका गुण है, में तो दोष नहीं है, क्योंकि ये सहजातीयता की बात करता है कि इसमें सहजातीयता स्तर को शामिल किया जाता है। सहजातीय स्तर को शामिल, इसमें सहजातीय स्तर को शामिल किया जाता है, यहाँ पर सहजातीय स्तर को शामिल किया जाता है। तो समरूप इकाइयों का समावेश यहाँ पर किया जाता है, समरूप इकाइयों का समावेश दोस्तों यहाँ पर आएगा। ओके मित्रों, नहीं बेटा इंटरव्यू का नहीं आएगा, बिल्कुल देखा, बाकी रिकॉर्डेड में पढ़ियो, खूब देखो आराम से। तो समरूप इकाइयों का समावेश इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ओके, तो आगे, समष्टि का परिमित होना आवश्यक है, मतलब फाइनाइट होना जरूरी है। समष्टि का परिमित होना जरूरी है, कौन सी स्थिति में? एक तो स्ट्रैटिफाइड में जरूरी नहीं है, क्योंकि संख्या कितनी भी हो सकती है, जरूरी नहीं। यानी कि समष्टि का फाइनाइट होना कौन सी विधि में, कौन सी सैंपलिंग के लिए जरूरी होता है दोस्तों? कोई बता सकता है सोच समझ के? अगर आप इसमें से बिना देखे या बिना आंसर की को देखे कोई बता सकता है कि समग्र का यानी यूनिवर्स का फाइनाइट होना जरूरी है, फाइनाइट होना जरूरी है, समग्र का फाइनाइट होना जरूरी है, यानी समग्र का फाइनाइट होना आवश्यक माना जाता है। किसके लिए? मतलब स्तृत प्रतिचयन के लिए, यानी स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग के लिए, सिस्टमेटिकल सैंपलिंग के लिए, सिंपल रैंडम सैंपलिंग के लिए। तो मैं तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर परिमित होना जरूरी है, वो है आपका स्ट्रैटिफाइड के लिए। क्रमबद्ध, अगर सिस्टमेटिकल, अगर श्रेणी सिस्टमेटिकल है तो सिस्टमेटिकल श्रेणी के लिए दोस्तों तो परिमित होना जरूरी है, क्योंकि परिमित श्रेणी को ही सिस्टमेटिकल के आधार पर चयनित किया जा सकता है। ओके, परिमित श्रेणी को, फाइनाइट जो सीरीज होता है, फाइनाइट श्रेणी को ही परिमित के आधार पर चुना जाता है। तो क्या आगे, बिल्कुल सर स्टेशन में 100 बिल्कुल दोस्तों। तो आपकी जो सिस्टमेटिकल सीरीज होती है ना, वो आपकी फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट होगी तो ही उसका प्रॉपर रिजल्ट निकल पाएगा, अन्यथा उसका प्रॉपर रिजल्ट भी नहीं निकल पाएगा। तो समष्टि का, समग्र का फाइनाइट होना जरूरी है, किसमें? क्रमबद्ध प्रतिचयन के अंदर, क्रमबद्ध प्रतिचयन के अंदर दोस्तों ये जरूरी माना जाता है। आगे अगला लिखा गुच्छ प्रतिचयन का गुण, मतलब क्लस्टर सैंपलिंग का गुण। तो एक तो दोस्तों इसमें लागत कम आती है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, समष्टि को बहुत से समूहों में बांटकर उनमें से कुछ समूहों का प्रतिदर्श लेकर उनके तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जैसे सपोज करो तो अगर मैं कह दूं दोस्तों ये समग्र है, ये आपका समग्र है यानी समष्टि है यानी यूनिवर्स है, इसको मैं यूनिवर्स कहूँगा, ये अपना यूनिवर्स है। सुनना मित्रों, अब ये यूनिवर्स है, मान लो दोस्तों यहाँ पर मेरे सामने 100 आंकड़े, कितने 100 आंकड़े। अब मैं क्या करूँगा, इसको दोस्तों एक तो समूह ए में बांट दूंगा, समूह ए में मान लो मैंने 30 आंकड़े रख लिए, ओके। समूह बी में रख लिए मान लो मैंने 20 आंकड़े, ओके। समूह सी में रख लिए मान लो मैंने आपके 40 आंकड़े, और समूह डी में रख लिए दोस्तों आपके सामने 10 आंकड़े। यहाँ से मैंने मान लो दोस्तों
10, यहाँ से मैंने 5 उठा लिए, यहाँ से मैंने आपके सामने 4 उठा लिए, यहाँ से मैंने मान लो आपके सामने 10 उठा लिए, और यहाँ से मान लो मैंने 2 उठा लिए या 1 उठा लिया। तो टोटल मिला के कितने उठा लिए दोस्तों? 9, 10, 20। तो टोटल मिला के सैंपल कितने लिए? 20 सैंपल ले लिए। ये मेरा कहलाएगा क्लस्टर सैंपल। इसको मैं क्लस्टर सैंपल कहूँगा। यानी सबसे पहले तो क्या किया मैंने, यहाँ पर क्लस्टर सैंपल्स के आधार पर मैंने क्या किया, पूरे समग्र को क्या कर लिया दोस्तों, अलग अलग समूहों में बांट लिया। सबसे पहले पूरे समग्र को अलग अलग समूहों में बांट लिया। ओके, तो समग्र में से सबसे पहले समग्र में से पूरे समूह को आपस में बांट दिया मित्रों, पूरे समूह में आपस में बांट दिया। और उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, उनमें से कुछ डेटा मैंने उठा लिए, उनमें से कुछ डेटा मेरे द्वारा यहाँ पर उठा लिए गए। तो यहाँ पर ये यूनिवर्स की बात अगर करें, ये यूनिवर्स को लेकर यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर कह सकते हैं गुच्छ प्रतिचयन का गुण है, एक तो कम लागत, एक होता है उप समूहों का अध्ययन, और एक होता है विस्तृत क्षेत्र। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कंसिडर कर ली जाएगी, यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। तो एक तो आ जाएगा दोस्तों क्लस्टर आ जाएगा, एक तो गुप्त कम लागत आ जाएगी, एक उप समूहों का अध्ययन आ जाएगा, एक विस्तृत क्षेत्र आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्लस्टर सैंपलिंग काम मिल जाएगी, क्लस्टर सैंपलिंग के अंतर्गत शामिल कर लिए जाते हैं। ओके, ये सारे के सारे गुण इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। आगे मैंने कहा मित्रों कि भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS, ओके, सैंपल रजिस्टर सिस्टम जो किसके द्वारा, अच्छा, भारत सरकार का सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम कौन रखता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो डॉक्टर विवेक जोशी है। वर्तमान में कौन में तो डॉक्टर विवेक जोशी, वर्तमान कौन है? डॉक्टर विवेक जोशी है। ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है मित्रों, क्योंकि आपके सिलेबस में भी दोस्तों। ओके, तो भारत सरकार के, मैंने कहा तो भारत सरकार के, मैं कहा भारत सरकार के, ओके मैं आगे कॉस्टिंग ज्यादा नहीं, कॉस्टिंग ज्यादा कहां से आती है? कॉस्टिंग तो कम होती है, कॉस्टिंग ज्यादा कहां से आएगी? कॉस्टिंग ज्यादा आती नहीं, क्योंकि आप समूह को बांटते हो, फिर आराम से डाटा ले लेते हो। जब आप ग्रुप में बांट कर डेटा इकट्ठे करते हो ना, तो कॉस्टिंग ज्यादा नहीं, कॉस्टिंग कम आती है, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, मतलब आगे अगला आता है मित्रों कि 12, जब गुण की बात करें ना, तो फिर अच्छी बातें करनी। भारत सरकार के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, तो मतलब मैंने क्या लिखा मित्रों, यहाँ पर मैंने समझाया आप लोगों को कि भारत सरकार के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में जन्म दर और मृत्यु ज्ञात की जाती है। किस विधि से की जाती है? ओके, ये प्रश्न पूछा गया। तो मैं तो अगर देखो जन्म दर और मृत्यु दर होती है, तो आपको पता है दोस्तों, अपन 0 से 6 की अलग ज्ञात करते हैं, 6 से 15 की अलग ज्ञात करते हैं, 15 से 20 की अलग ज्ञात करते हैं। तो इसका मतलब क्लस्टर मेथड के आधार पर अपन क्या करते हैं? सैंपल ज्ञात करते हैं। क्लस्टर मेथड के आधार पर सैंपल काम में आती है। कि तो आगे तो यहाँ पर मैं बात कर दूँ तो इसके लिए क्लस्टर विधि काम में ली जाती है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो भारत सरकार का जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स होता है, उसके अंतर्गत क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, वहाँ पर सबसे पहले अलग अलग कैटेगरी के ग्रुप बना लिए जाते हैं, अलग अलग कैटेगरी के वहाँ पर ग्रुपों का निर्माण कर लिया जाता है, अलग अलग कैटेगरी के ग्रुप बना लिए जाते हैं, और उन ग्रुपों के आधार पर से सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं, यानी उन ग्रुपों के आधार पर सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। इसके लिए अपन होता है क्लस्टर सैंपलिंग मेथड काम में लिया जाता है। क्लस्टर सैंपलिंग मेथड यहाँ पर काम में आता है, जो आपका भारत के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, यानी भारत के ये डॉक्टर विवेक जोशी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आगे अगला में तो प्रतिचयन प्रक्रिया के अंतर्गत, यानी दोस्तों सैंपलिंग प्रोसेस के अंतर्गत दोस्तों हम क्या प्रतिदश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, मतलब सैंपल्स के आधार पर जानकारी प्राप्त है, समष्टि के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं, न तो प्रतिदश न समष्टि के समय जानकारी प्राप्त है, या तो प्रतिदश या समष्टि के समय में सूचना प्राप्त करने का कार्य किया जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो अब इस प्रश्न का आंसर आप क्या देना चाहोगे? जल्दी से दोस्तों आंसर देकर बताइए कि सैंपलिंग प्रक्रिया में दोस्तों किन चीज़ों को देखा जाता है, सैंपलिंग प्रक्रिया के अंदर किन चीज़ों को देखा जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिदश प्रक्रिया के अंतर्गत दोस्तों क्या चीज़ आती है। तो देखो सैंपलिंग के माध्यम से क्या होता है मित्रों, समष्टि के बारे में सूचना प्राप्त की जाती है, सीधी सी बात है। ओके, बताइए आगे सर गुच्छ और सजन आगे। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर समष्टि के बारे में सूचना प्राप्त की जाती है। सैंपलिंग का मतलब ही क्या होता है
कि भाई 100 में से अगर मैं 10 इकाइयों को देखना चाहूँ या 30 या 20 इकाइयों के बारे में देखना चाहूँ, तो अगर 100 में से दोस्तों अगर बात करूँ तो 100 में से अगर मैं 100 में से 20 या 30 इकाइयों के बारे में जानना चाहूँ तो अपन कह सकते हैं समष्टि के बारे में सूचना प्राप्त करने की बात इसमें आ जाती है। समष्टि के बारे में सूचना प्राप्त करने की बात आ जाती है, क्योंकि सैंपलिंग प्रक्रिया के माध्यम से समष्टि के बारे में सूचना इकट्ठा करने की बात ही दोस्तों यहाँ पर शामिल की जाती है। अगला प्रश्न, जब समष्टि अपरिमित हो, मतलब समष्टि अपरिमित हो मतलब जिसकी गणना करना संभव नहीं हो, जिसकी गणना करना संभव नहीं हो, तो जब समष्टि समग्र यूनिवर्स, अगर जब पॉपुलेशन से यूनिवर्स अपरिमित हो तो प्रयोग करना चाहिए किसका? केवल प्रतिचयन रीति का, केवल संगणना रीति का, इनमें से कोई नहीं, या तो प्रतिचयन रीति या संगणना रीति। तो दोस्तों जब आपकी समष्टि अपरिमित होती है तो अपरिमित होने की स्थिति में वहां पर केवल और केवल दोस्तों सैंपल्स का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि आप उनमें से सभी में से तो आप कैलकुलेशन कर नहीं सकते। भाई जब समष्टि अपरिमित है जिसको कैलकुलेट करना संभव नहीं है, जैसे सपोज करो मित्रों आपका ब्लड ग्रुप है, आपका ब्लड है, मानव शरीर में जो ब्लड होता है उस ब्लड का अगर उस ब्लड का अध्ययन करना है तो ब्लड क्या है मित्रों? आपका अपरिमित है। तो ब्लड आपका अपरिमित है तो वहां पर अपन ब्लड सैंपल्स के आधार पर ही दोस्तों अपन रिजल्ट निकाल लेते हैं, यानी ब्लड सैंपल्स के आधार पर ही दोस्तों ब्लड सैंपल के आधार पर परीक्षण किया जाता है, ओके, उसका रिजल्ट निकाला जाता है। दोस्तों वहां पर सैंपल मेथड ही काम में लिया जाता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी भी श्रेणी की समष्टि अपरिमित होती है, अपरिमित का मतलब जिसकी गणना करना असंभव है, जिसकी कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, वहां पर केवल और केवल तो जैसे ब्लड, ओके, तो ब्लड का अध्ययन करने के लिए मित्रों ब्लड सैंपल्स के आधार पर, किसके आधार पर? ब्लड सैंपल्स के आधार पर रिजल्ट निकाला जाता है। तो ब्लड सैंपल्स के आधार पर उसका रिजल्ट फाइंड आउट किया जाता है, ब्लड सैंपल्स के आधार पर उसका रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया जाता है। आगे फिर आगे की बात करें और अगला पॉइंट आपके सामने आ जाता है और उसके सामने आ जाता है कि प्रतिचयन, प्रतिचयन का मतलब जानते हो समग्र में से कुछ इकाइयों को चुनने की प्रक्रिया जिसको अपन सैंपलिंग कहते हैं। क्या होता है? सैंपलिंग कहते हैं। सैंपलिंग क्या है मित्रों? एक मेथड है, ये एक विधि है, ये एक रीति है, ये एक आपका प्रक्रिया है, ये एक प्रकार की आपकी प्रोसेस है, ये एक प्रकार की क्या है मित्रों? आपकी प्रोसेस है। तो दोस्तों ये एक विधि है, ये एक रीति है, ये एक मेथड है, ये एक प्रोसेस है। ओके आगे सर मेरे को टेस्ट मात्र 16 क्वेश्चनों का मिला था, कोई बात नहीं, जिसको 16 मिला ठीक है आगे देख लो। तो इतना लोड मत लो, इतना लोड मत लो, छोटे छोटे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो प्रतिचयन में अभिनति, अभिनति का मतलब समस्या, समस्या समझ लो, त्रुटि समझ लो, एरर समझ लो, एक ही बात है। इसको अभिनति बोल लो, समस्या बोलो, त्रुटि बोलो, बायस बोलो, बायस बोल लो, एरर बोलो, एक ही बात है इसको। तो पहला है प्रतिदर्श का दोषपूर्ण चयन। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपने सैंपल का सिलेक्शन गलत तरीके से किया है तो भाई साहब उसमें तो गलती होगी होगी। भाई सैंपल ही अगर ब्लड निकालना था यहाँ से और निकाल लिया कहीं और से तो भाई साहब फिर ब्लड में तो एरर आएगी। पढ़ना था तुमको कुछ और, पढ़ कुछ और रहे हो तो गलती तो होगी होगी। भाई तुम्हारा इतना बड़ा सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस में से आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ देखना पड़ेगा। कविता कह रही कि प्रतिचयन और प्रतिदर्श एक ही क्या? अरे लाड लो, प्रतिदर्श तो उसका परिणाम है और प्रतिचयन उसकी प्रक्रिया है। कितनी बार तो बता दिया है, अभी थोड़ी देर तो बताया। अब कविता कुमारी कह रही है सर आप मेरे को ये बताओ, कविता को ये समझ नहीं आ रहा मेरे लाडलो, ये कह रही कि सर प्रतिदर्श और प्रतिचयन क्या दोनों एक ही है क्या? अरे नहीं मित्रों, इसको तो बोलते हैं सैंपल, ये तो परिणाम है और ये कहलाती है आपकी सैंपलिंग, ये इसका दोस्तों प्रोसेस है। तो ये इसकी प्रक्रिया है, ये इसका परिणाम है। तो प्रतिदर्श तो दोस्तों परिणाम है और प्रतिचयन दोस्तों इसकी सैंपलिंग है। तो यहाँ तक की बात आ जाएगी। तो सुनना मित्रों, अगर सैंपलिंग में एरर होगी, सैंपलिंग में गलतियां हो सकती है, सैंपलिंग में त्रुटि हो सकती है, कब? जब सैंपल का तरीका गलत हो, प्रतिदर्श का दोषपूर्ण चयन किया गया हो, अगर सैंपल लेने का तरीका गलत हो और आपने सिलेक्शन बहुत गलत तरीके से किया हो तो गलती होगी।
दोषपूर्ण सूचना संकलन, अगर आपने सूचनाओं का संकलन यानी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में अगर कोई गलती होती है, अर्थात इंफॉर्मेशन कलेक्शन की बात आती है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने का तरीका गलत होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन का तरीका दोषपूर्ण होता है, तो वहां पर भी उसमें एरर होती है। फिर आता है दोषपूर्ण विश्लेषण और निर्वचन। दोस्तों अगर मित्रों दो गलत तरीके से आप विश्लेषण करते हो या उसका निर्वचन करते हो तो ये भी गलत माना जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपके सामने सही हो जाएंगे, सारे के सारे पॉइंट आपके सामने सही हो जाएंगे। ओके, तो कह सकते हैं मित्रों कि एक सैंपलिंग में एरर हो सकती है, सही है। ओके, तो सैंपलिंग में एरर हो सकती है दोस्तों, सैंपलिंग में दोस्तों बायस हो सकती है, या तो आपका तरीका गलत हो, सूचनाएं गलत इकट्ठी की हो, एनालिसिस सही तरीके से नहीं किया, तो एरर तो हो सकती है, एरर होना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आता है मित्रों आपके सामने एक प्रश्न आता है दोस्तों, 20वें नंबर का प्रश्न आता है कि एक यादृच्छिक प्रतिदर्श, यादृच्छिक प्रतिदर्श का होता है रैंडम सैंपलिंग, यादृच्छिक प्रतिदर्श का मतलब रैंडम सैंपलिंग। तो यादृच्छिक प्रतिदर्श रैंडम सैंपलिंग की सूक्ष्मता या परिशुद्धता, यादृच्छिक प्रतिदर्श की सूक्ष्मता या परिशुद्धता ओके उसके आकार में वृद्धि के अनुपात में प्रत्यक्ष रूप से बढ़ती है, प्रतिदर्श आकार के वर्गमूल में वृद्धि के अनुपात में बढ़ती है, आकार के अनुपात में बढ़ती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो एक यादृच्छिक प्रतिदर्श में सूक्ष्मता या परिशुद्धता कब होगी? तो देखो मित्रों सीधी सी बात है, अगर 100 इकाइयों में से अगर मैं 30 इकाइयाँ लूँगा, 100 इकाइयों में से 40 इकाइयाँ लूँगा, 100 इकाइयों में से 60 इकाइयाँ लूँगा, 100 इकाइयों में से 80 इकाइयाँ लूँगा। ओके बताइए, तो अगर मैं कह दूँ कि 100 इकाइयों में से अगर मैं 30 इकाइयों को चुनता हूँ, 40 इकाइयों को चुनता हूँ, 60 को चुनता हूँ, तो दोस्तों इसमें शुद्धता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। यानी दोस्तों शुद्धता क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। शुद्धता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ओके, शुद्धता क्या हो जाएगी? बढ़ती। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जब प्रतिदर्श से आकार के वर्गमूल में वृद्धि के अनुपात में बढ़ती है, यानी अगर सैंपल साइज बढ़ती जाएगी, सैंपल साइज बढ़ती जाएगी, तो उसकी शुद्धता भी दोस्तों प्योरिटी, उसकी जो प्योरिटी है वो भी क्या होती जाएगी? ज़्यादा होती जाएगी। अर्थात दोस्तों उसका परिणाम उतना ही शुद्ध निकल कर आएगा, उसके परिणाम में उतनी ही कमियां देखने को मिलेगी, उसके परिणाम में दोस्तों उतनी ही चीज़ें कम देखने को यहाँ पर मिलेगी। दोस्तों ये बात आपके सामने आ जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि एक प्रतिदर्श के आकार के वर्गमूल में वृद्धि के अनुपात में होता है। तो अगर ये समग्र है, ये अपना समग्र है, और इस समग्र में से आपने प्रतिदर्श अगर लिए है, अगर आपने सैंपल इकट्ठे किए हैं, तो अगर इनकी परिशुद्धता, जितने सैंपल आपके बढ़ते जाएंगे उतनी ही प्योरिटी बढ़ती जाएगी, उतनी ही प्योरिटी वहां पर बढ़ती जाएगी। तो बी आंसर हो जाएगा। अब आता है मित्रों एक बड़े विजातीय, देखो विजातीय की बात आते ही क्या आ जाएगा? विजातीय अभिलक्षणों वाले समष्टि का अध्ययन करने के लिए स्ट्रैटिफाइड काम में आता है, और स्ट्रैटिफाइड को दोस्तों मिश्रित प्रतिचयन कहते हैं, इसी को मिक्स्ड सैंपलिंग मेथड कहा जाता है। तो स्ट्रैटिफाइड बोलो या मिक्स्ड सैंपलिंग मेथड बोलो, एक ही बात है। तो मित्रों मैंने कहा कि एक बड़े विजातीय अभिलक्षणों वाले समष्टि का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त प्रतिचयन विधि काम में ली जाती है। तो वहां पर स्ट्रैटिफाइड बोलो या मिश्रित प्रतिचयन विधि बोलो, एक ही बात है। स्ट्रैटिफाइड या मिश्रित प्रतिचयन विधि वहां पर काम में ले ली जाएगी। ओके बताओगे, तो यहां तक की बात आ जाएगी, क्योंकि विजातीय समंककों को सहजातीय समंककों में बांटा जाता है। यानी अलग अलग गुणों वाले समंककों को जब समान गुणों में विभाजित कर दिया जाता है, अलग अलग गुणों वाले समंककों को जब समान गुणों में सम्मिलित कर दिया जाता है, तो उसको स्ट्रैटिफाइड या मिश्रित सैंपलिंग कहा जाता है। अगला ये कह रहा है दोस्तों प्रतिदर्श का मतलब सैंपल का अनुकूलतम आकार निर्भर करता है, सैंपल का अनुकूलतम आकार निर्भर करता है। तो एक तो उसकी रिलायबिलिटी पर कि वो कितना विश्वसनीय है, जो सैंपल हमने लिया वो कितना विश्वसनीय है। तो प्रतिदर्श का अनुकूलतम आकार निर्भर करता है उसकी विश्वसनीयता पर। फिर आता है उसकी परिशुद्धता पर भी निर्भर करता है, उसकी निष्पक्षता पर भी निर्भर करता है। इन सभी गुणों पर दोस्तों निष्पक्ष माना जाता है, इन सभी गुणों पर दोस्तों उसको आधारित माना जाता है। ये बात आपके माइंड में आ जाएगी मित्रों, ओके, ये बात आपके माइंड में आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ओके ये चीज़ आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएगी, इस तरह की बात आप लोगों के समझ में आ जाएगी दोस्तों। ओके मित्रों, फिर अपन बात करें तो आगे ये कहता है कि निम्न में से किस दशा में सैंपलिंग पद्धति काम में नहीं ली जाती? कौन सी कंडीशन है, कौन सी ऐसी स्थिति है, किस कंडीशन में सैंपलिंग पद्धति, सैंपलिंग मेथड काम में नहीं ले सकते?
नवजात शिशुओं का औसत भार ज्ञात करना हो सैंपल काम में ले सकते हैं। सामान्य चुनाव से ठीक पहले वोटरों का विचार जाना हो सकता है। प्रेशर कुकर की किस्में, भाई कौन सा कुकर किस क्वालिटी का है इसका कुछ नहीं होता। विद्युत की औसत बात करें तो भी तो अपन कह सकते हैं गुणात्मक, ये गुणात्मक हो गया। और गुणात्मक तथ्यों के लिए दोस्तों कोई भी सैंपलिंग पद्धति काम में नहीं ली जा सकती, यानी गुणात्मक तथ्यों का मापन करने के लिए किसी भी प्रकार की सैंपलिंग पद्धति काम में नहीं ली जा सकती। गुणात्मक तथ्यों का मापन करने के लिए दोस्तों किसी भी प्रकार का सैंपलिंग मेथड काम में नहीं लिया जाता है। तो ओके, तो गुणात्मक तथ्यों की जानकारी के लिए सैंपलिंग मेथड काम में नहीं लिया जाता है। तो ओके, आगे क्लियर, यहाँ तक की बात आप लोगों के माइंड में सेट हो गई क्या? यस या नो तो बताइए। आगे तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या मित्रों? के आगे फिर आता है दोस्तों आपके सामने एक बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही लॉजिकल प्रश्न आता है मित्रों। बताइए मित्रों, इस प्रश्न का आंसर आप क्या देना चाहोगे? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या रखना चाहोगे। जल्दी से मेरे को इस प्रश्न का आंसर आप लोग बता दीजिए मित्रों। ठीक है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप लोग बता दीजिए कि क्या प्रश्न आप लोगों के सामने रहता है, इसका आंसर आपके सामने क्या रहने वाला है, ये आपको आंसर यहाँ पर बताना है। तो बताइए, यहाँ तक की बात आप लोगों के सामने आ जाती है। तो ये प्रश्न है मित्रों आपके कि एक सैंपलिंग अच्छा तब कहा जा सकता है, एक सैंपलिंग अच्छा तब कहा जाएगा जब प्रत्येक संभावित प्रतिदर्श चुने जाने की संभावना क्या होती है? समान होती है। ये बात क्रॉस्टन क्राउडेन ने कही थी, बहुत ही प्यारा था। सैंपलिंग के बारे में अच्छी परिभाषा क्रॉस्टन क्राउडेन के द्वारा दी गई थी। तो क्रॉस्टन क्राउडेन ने ये कहा था कि एक सैंपलिंग अच्छा तब कहा जाएगा, एक सैंपलिंग अच्छा तब कहा जाएगा जब प्रत्येक संभावित प्रतिदर्श के चुने जाने की संभावना क्या रहती है? समान रहती है। ओके, समान रहती है। तो अपन कह सकते हैं एक सैंपलिंग अच्छा तब माना जाएगा जब प्रत्येक संभावित प्रतिदर्श के चुने जाने की संभावना क्या रहती है? समान रहती है। आगे फिर आगे आता है तो जब आंख बंद करके बहुत सी पर्चियों में से, जब आंख को बंद करके बहुत सी, जब आंखों को पट्टी बांधकर, गांधारी बनकर, धृतराष्ट्र बनकर बहुत सी पर्चियों में से आवश्यकता के अनुसार उनका चयन किया जाता है, तब इसको क्या बोलते हैं? इसको लॉटरी सिस्टम कहा जाता है। ये अपना लॉटरी सिस्टम कहलाता है। तो आंख बंद करके बहुत सी पर्चियों को जब आवश्यकता के अनुसार उनको इकट्ठा किया जाता है, आंख को बंद करके पर्चियों की आवश्यकता की बात करते हैं तो उसको लॉटरी सिस्टम कहा जाता है। ये अपना लॉटरी सिस्टम अपना कहलाता है। आगे कहते हैं प्रतिदर्श अध्ययन, प्रतिदर्श अध्ययन की बात आ रही है। मतलब किसकी बात कर रहा हूँ? प्रतिदर्श अध्ययन को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। प्रतिदर्श अध्ययन को लेकर बात यहाँ पर की जा रही है। किसको लेकर की जाती है? प्रतिदर्श अध्ययन या प्रतिदर्श अध्ययन। मतलब मैंने क्या कहा यहाँ पर? क्या प्रतिदर्श यानी सैंपलिंग स्टडी, प्रतिदर्श अध्ययन या अनुसंधान में सूक्ष्मता इनमें से किस में नहीं हो सकती? प्रतिदर्श आकार में, आकलन की विधि में, प्रतिदर्श माध्य में दोस्तों नहीं हो सकती मित्रों, क्योंकि माध्य में किसी भी प्रकार की सूक्ष्मता नहीं आती। प्रतिदर्श का माध्य तो क्या अच्छा, प्रतिदर्श का माध्य क्या कहलाता है? प्रतिदर्शज कहलाता है। इसको तो अपन प्रतिदर्शज बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं। आगे तो मित्रों मैंने क्या कि प्रतिदर्श का माध्य, बेटा पुराने टेस्ट सारे हैं, टेस्ट का सॉल्यूशन, एक टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन के नाम से एक अलग से मैंने फोल्डर बना रखा है जितने भी टेस्ट। तो प्रतिदर्श का माध्य प्रतिदर्शज कहलाता है। तो प्रतिदर्श अध्ययन के लिए दोस्तों अपन यहाँ पर अध्ययन, अनुसंधान की ये विधि सब काम में आती है दोस्तों। सिंपल सा कुछ था। एक आता है प्रति चयन ही सिर्फ एक तरीका है, ये स्थिति है एक ब्लब की जिंदगी में, एक व्यक्ति के खून की जांच में आता है। एक व्यक्ति के खून की जांच में पूरे समूह की संपूर्ण जानकारी की बात करें या संख्या का माध्य, तो प्रति चयन एक तरीका होता है एक व्यक्ति की खून की जांच करने के लिए दोस्तों। ओके, क्योंकि आप ब्लड की जांच जब करते हो तो ब्लड की जांच करने के लिए आप पूरा ब्लड बाहर नहीं निकालते, केवल ब्लड की कुछ बूंदों के आधार पर ही आप उसकी क्या कर लेते हो? जाँच कर लेते हो। यानी ब्लड की कुछ बूंदों के आधार पर ही आप उसकी जाँच कर ली जाती है और ब्लड की कुछ बूंदों के आधार पर ही अपन उसका रिजल्ट अपन निकाल सकते हैं। उसके रिजल्ट को प्रॉपर तरीके से हम समझा सकते हैं। कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं आती, क्योंकि ब्लड की जांच करने के लिए दोस्तों अपन पूरे ब्लड को निकालने की आवश्यकता नहीं होती, केवल ब्लड की कुछ बूंदों के आधार पर ही अपन उसकी क्या कर लेते हैं? जांच वहाँ पर कर लेते हैं, वहाँ पर उसकी क्या कर ली जाती है? जाँच कर ली जाती है। ओके, एंड अगला प्रश्न आता है, अगर जियो अपनी नई सुविधाओं के संबंध में लोगों के मत जानना चाहता है, भाई जियोफोन की बात आ रही है कि जियोफोन अपनी सुविधाओं के संबंध में लोगों का मत अगर जानना चाहता है, ओके, जानने के लिए समाचार पत्रों या रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्रों या रेडियो के माध्यम से सुझाव आमंत्रित करता है। ऐसी परिस्थिति में जो लोग सुझाव देते हैं
या जो न्याय दर्श को इकाई बन जाते हैं, तो ऐसी निर्देशन विधि या ऐसी सैम्पलिंग मेथड को क्या बोलते हैं, तो ये कहलाता है स्वयं निर्वाचित है, क्योंकि यहाँ पर खुद आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, खुद इस समूह में सेल्फ होता है तो डायरेक्ट काम होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर स्वयं जाकर दोस्तों डेटा इकट्ठे किया जाता है और स्वयं के आधार पर आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट मेथड होता है। तो कोई भी कंपनी अगर अपनी नई सुविधाओं के संबंध में लोगों का मत जानना चाहती है, जैसे मित्रों अगर मान लो मैंने पहली बार अपना कोर्स लॉन्च किया है, तो मैं पहली बार कोर्स लूँगा, तो दोस्तों मैंने कोई कॉल सेंटर नहीं बना रखा, बल्कि मैं बच्चों से खुद बात करता हूँ और आपके जवाब सुनता हूँ और आपकी समस्याओं को देखता हूँ और उसके बाद आपके बाद उनके बाद उनका रिजल्ट देता हूँ। तो स्वयं निर्वाचित निर्देशन की बात करता है, तो स्वयं निर्देशित खुद दोस्तों सेल्फ पे दोस्तों सैम्पलिंग के आधार पर वो जांच करता है, तो स्वयं निर्वाचित निर्देशन के आधार पर वो कार्य करता रहता है। ओके, स्वयं निर्वाचित के आधार पर कार्य करता रहेगा। ये था दोस्तों आज का सैम्पलिंग का टेस्ट है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का टेस्ट बहुत गजब लगा होगा, शानदार लगा होगा और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार से दोस्तों डेली आपका एक टेस्ट रहा। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार से डेली टेस्ट दीजिए। थैंक यू मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का स्वागत है अपने चैनल पर। इसी प्रकार पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। आपकी अभी दोस्तों आपका 10 बजे एक टेस्ट और होगा। किसका होगा? राजस्थान में बेरोजगारी के संबंध में। फिर उसके बाद दोस्तों उसका मैं डिटेल सॉल्यूशन रात के 11:30 बजे कराऊंगा। तो राजस्थान में बेरोजगारी के समय का डिटेल सॉल्यूशन 11:30 बजे कराया जाएगा। सर सभी टॉपिक का टेस्ट सीरीज का फोल्डर सीरीज मिला, लेकिन इकोनॉमिक्स का टेस्ट सीरीज का फोल्डर कोई बात नहीं, जिसका मिल गया ठीक है, बाकी चलते रहेंगे। ओके, थैंक यू मित्रों, अभी के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों 11:30 बजे कक्षा में, एक कक्षा में और मिलेंगे अपन।